अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑलरेडी हम अपने जो 10th क्लास की बायोलॉजी है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके चैप्टर नंबर 10 पे हैं, कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक 4 होगा, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। के ब्रीथिंग जो है ये हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसका क्या मैकेनिज़्म है। ब्रीथिंग क्यों करते हैं? ब्रीथिंग हम करते हैं एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज के लिए, कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिमूव करना होता है। तो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम जिस मैकेनिज़्म को अडॉप्ट करते हैं वो हमारा ब्रीथिंग होता है। अब इसमें हमारे पास ब्रीथिंग को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं कि एक पोर्शन हमारा होता है इन्हेलेशन का। इन्हेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट पोर्शन होता है इन्हेलेशन या इंस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि हमारा एक जो डायफ्राम है वो इस तरह से एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है। जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग मतलब सांस लेते हैं, तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो एयर जो है वो इनसाइड मूव कर रही होती है। एक्चुअली जब आप सांस लें तो आपको फील होता है कि जो आपका चेस्ट रीजन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये कि आपकी जो रिब्स हैं ये अपवर्ड मूव कर रही हैं, ठीक है। मतलब ये अपवर्ड मूव कर रही हैं और आपको फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रही हैं। मतलब ये कि और फॉरवर्ड भी मूव कर रही हैं। आप जब रिब्स आपकी अपवर्ड मूव करेंगी और थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करेंगी तो क्या होगा कि आपका जो ये डायफ्राम डोम लाइक है ये इस तरह से लेस डोम लाइक हो जाएगा। जब ये लेस डोम लाइक हो जाएगा तो आपका जो लंग्स हैं अंदर उनका एरिया जो है वो एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और एयर प्रेशर जो है एयर प्रेशर ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमने इन्हेलेशन इंस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया तो क्या हुआ, जब हमने सांस लिया रिब्स अपवर्ड मूव की और फॉरवर्ड मूव की, डायफ्राम लेस डोम लाइक हो गया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, एरिया लंग्स का बढ़ गया, एयर प्रेशर अंदर डिक्रीज़ हो गया। जब एयर प्रेशर अंदर डिक्रीज़ हो गया तो उस एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो इन्वायरमेंट से एयर है वो इनसाइड मूव करेगी। क्लियर? तो जब भी हम सांस लेते हैं इस तरह से तो क्या हो रहा होता है कि हम सांस हवा को अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो अंदर क्यों लेके जा रहे होते हैं? एक्चुअली वहाँ पर एयर प्रेशर डिक्रीज़ होता है। तो उसको इक्वलाइज करने के लिए क्या होता है कि एनवायरनमेंट से जो एयर है वो इनसाइड मूव कर रही होती है। अब ये तो हो गया इन्हेलेशन या इंस्पायरेशन का प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हम जो एयर है उसको एयर को इनहेल करते हैं। अब दूसरा प्रोसेस जो है वो एक्सहेलेशन का है। एक्सहेलेशन या इसको एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि सारा जो वर्किंग होती है ये सारी वो रिवर्स हो जाती है। रिब्स आपकी डाउनवर्ड मूव करती हैं और बैकवर्ड मूव करती हैं। सेम एज इट इज़ आपका जो डायफ्राम है वो मोर डोम लाइक हो जाता है, क्योंकि इस पोजीशन पे आपने देखा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं आपके। इस कंडीशन पे लंग्स रिलैक्स हो जाते हैं। क्लियर? जब लंग्स रिलैक्स हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो लंग्स का एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और एयर प्रेशर जो है वो एयर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो आपने नोट किया दोनों कंडीशंस में कि यहाँ पर एयर प्रेशर जो था एरिया इंक्रीज़ हो रहा था, एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था।
यहाँ पर एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो गया और एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया डायफ्राम। अब यहाँ पर लंग्स रिलैक्स हैं, एरिया कम है, एयर प्रेशर ज़्यादा है। तो अब एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, अब क्योंकि ऑलरेडी एयर प्रेशर अंदर ज़्यादा है तो अब हवा बाहर जाएगी तो एयर जो है वो आउटसाइड मूव करेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसको हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन भी कह सकते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस है। अब ये तो हमने बात की एक जनरल मैकेनिज़्म की। अब सम टाइम ये भी होता है कि सांस बहुत ज़्यादा हम रिक्वायर होता है, ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, सम टाइम बहुत कम रिक्वायर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल एडल्ट का, जो ह्यूमन बीइंग का जो ब्रीथिंग रेट है ना, वो तकरीबन 16 to 20 टाइम्स होता है पर मिनट। 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। और जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये चला जाता है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, ओके। तो ये वाला होगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, और ये वाला जो रेट होगा ये उस वक्त होगा जब हम एक्सट्रीम फिज़िकल एक्सरसाइज जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब हम एक्सट्रीम फिज़िकल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हों तो उस दौरान क्या होता है, कुछ 2-3 एक्चुअली आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर और प्रीवियस जो आपकी 9th क्लास है उसके अंदर आपने पढ़ रखा है कि आपके अंदर एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। ऑर्गन सिस्टम क्या है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और आपका एक ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है जिससे एक इंडिविजुअल बनता है। इसी तरह से आपका ब्रेन आपके लंग्स के साथ कनेक्टेड है, इवन आपका एक एक बॉडी पार्ट आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, एक लिंक में है। तो सेम यहाँ पर भी हम देखेंगे कुछ यही प्रोसेस परफॉर्म होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन बढ़ जाती है। जब सेलुलर रिस्पिरेशन बढ़ जाती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि इफ़ समवन इज़ डूइंग अ फिज़िकल एक्सरसाइज, हार्ड फिज़िकल एक्सरसाइज, तो उस दौरान क्या होगा, एक्सट्रीम फिज़िकल एक्सरसाइज अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, एक्सट्रीम एक्सरसाइज, तो इस दौरान क्या होगा, बॉडी के अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन जो है उसका रेट इंक्रीज़ होगा, सेलुलर रिस्पिरेशन इंक्रीज़ होगी। इसके रिज़ल्ट में मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगी और रिलीज़ होने के बाद ये ऐड हो जाएगी आपके ब्लड में। अब आपके ब्लड में से इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है तो ब्रेन क्या करेगा, ये ब्रेन जो है ये सिग्नल भेजेगा आपके डायफ्राम को, आपके जो रिब केज है उसको, एज इट इज़ आपके लंग्स को। डायफ्राम को मैसेज जाएगा, रिब केज को मैसेज जाएगा, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और लंग्स जो है ये ब्रीथिंग रेट को फास्ट कर देगा और फटाफट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा वहाँ से। तो ये आपने देखा कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि आपकी बॉडी के अंदर ऐड होती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको तो अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इसी वजह से आपका जो ब्रेन है वो ये सारा सिग्नलिंग करता है, कम्युनिकेशन का काम होता है और उसके रिज़ल्ट में आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट हो जाता है। अब ब्रीथिंग रेट तो फास्ट हो गया, ऑक्सीजन आ गई, अब ब्लड में ऑक्सीजन ऐड भी हो गई, अब फटाफट से वो आपके बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगी, तो वो इस तरह से होता है कि सेम मीनवाइल जो ब्रेन है वो आपके हार्ट को भी सिग्नल दे रहा होता है, आपके जो हार्ट है उसको भी सिग्नल दे रहा होता है कि हार्ट बीट को फास्ट करो, हार्ट बीट को फास्ट करो। जब आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ब्लड जो है उसको
पंप आउट करता है, और जितना ब्लड पंप आउट होता है वो उतनी ही जल्दी आपके बॉडी तक पहुंचता है और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इन्हेंस हो जाती है। तो इसी तरह आपके बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है। तो कुछ हमारे पास एक फिगर्स हैं, जैसे अगर आप देखें कि हम कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। जो इनहेल करते हैं वो 21% है और जो एक्सहेल करते हैं वो 16% है। क्लियर? क्योंकि जब हम एयर इनहेल कर रहे होते हैं ना तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीजन आ रही है, उसमें डिफरेंट अदर गैसेस भी आ रही होती हैं जो एयर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो प्रेजेंट होती हैं एयर में। जैसे हीलियम है, हीलियम की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, या इसके अलावा कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, और इवन हमारे पास नाइट्रोजन है वो ज़्यादा होती है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन की ये अमाउंट हम इनहेल करते हैं और ये जो है वो एक्सहेल करते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये वो अमाउंट है जो इनहेल कर रहे हैं और ये वो अमाउंट है जो एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% जो है वो हम इनहेल करें और 4% जो है वो एक्सहेल करें। क्लियर? सेम इसी तरह से अब आप देखें कि सिर्फ ये इतना से एक्सचेंज हो रहा है बस। अब यहाँ पर इसके अलावा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है इसकी जो अमाउंट है वो 79% हम इनहेल कर रहे हैं और 79% ही एक्सहेल कर रहे हैं। ये अमाउंट सेम इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस जो कि नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करती, जितनी जा रही है उतनी ही वापस आ रही है। इसके बाद वाटर वेपर्स हैं। वाटर वेपर्स जो हैं जो हम इनहेल कर रहे हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। इसके अलावा जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड से मुराद ये है कि ये मॉइस्चराइज्ड होते हैं, इनमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर अवेलेबल होता है। क्लियर? इसके बाद कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो हम ले रहे हैं वो वेरिएबल अमाउंट में ले रहे हैं, जो इनहेल कर रहे हैं हम, और जो एक्सहेल कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट नॉन, क्योंकि वहाँ पर सारी फिल्ट्रेशन हो रही है, बॉडी के अंदर सारी फिल्ट्रेशन हो जाती है। अगर जैसे नोज़ है उसमें फ़िल्ट्रेशन होती है, अगर वहाँ पर फ़िल्ट्रेशन प्रॉपर्ली ना हो तो ट्रैकिया में जाकर फ़िल्ट्रेशन परफॉर्म होती है। ठीक है? इसके अलावा टेम्परेचर जो है जो हम इनहेल मतलब कर रहे हैं जो सराउंडिंग का होता है वो वेरिएबल हो सकता है, और एक्सहेल जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है? तो ये कुछ हमारे पास फिगर आउट्स हैं जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं, उन कितनी परसेंट हम उनको इनहेल कर रहे हैं, कितने परसेंट एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है? और किस किस तरह से ये वर्किंग जब परफॉर्म हो रही है, तो ये मैंने आपको सारा जब वो गाइड कर दिया, जिसमें मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग था हमने पीछे डिस्कस किया, लंग्स का, रिब्स का और डायफ्राम का फंक्शन हमने यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम कुछ डिजीज़ जो डिसऑर्डर्स हैं ब्रीथिंग से रिलेटेड, इवन हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ 4-5 डिसऑर्डर्स हैं, तो ये हमारा करके तुम्हारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है टोटली। तो कल से हम जो है वो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।